मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, अमेरिका में दाखिला हुआ तो पिताजी ने सबसे लंबे 3 सेंटेंस कहे कि तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, उनका तुम अमेरिका जरूर जाओगे, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, पहले हम अपनी खेत जमीन बेचेंगे, तुम्हारी माँ की ज्वेलरी बेचेंगे, जरूरत होगी तो अपनी किडनी भी बेच देंगे। तो अगर वो मेरे भगवान नहीं है तो मेरे भगवान कौन होंगे? आज हम समझते हैं कि बेटे को आईफोन दे दिया, बेटे को गोवा भेज दिया तो पेरेंटहुड की कमी हमने पूरी कर दी ना, वो बहुत एक छोटा भाग है। पेरेंटहुड आईफोन से ही नहीं शुरू होता। आईफोन मत दीजिए, आप सिर्फ समय दे दीजिए, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा समय दे दीजिए, स्थान दे दीजिए, उसका हालचाल ले लीजिए। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं मेरे यानी कि वैभव पांडे के साथ। और आज जिन गेस्ट के साथ हम हैं वो नो डाउट उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने ऑडियंस के लिए बस आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ हैं जिनको हम ये भी कहते हैं इंडिया के मोस्ट डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, अ पर्सन हु इज एन एजुकेशनिस्ट, हु इज अ प्रो वाइस चांसलर फॉर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हु हैज बीन समबडी जो जहां बात शुरू करते हैं तो एक मोटिवेशन वाली फीलिंग है, एक पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है, और जिन्होंने प्रेसिडेंट अवार्ड्स तक जीते हैं। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह सर, और हम उनसे जानेंगे अपने युवा साथियों के लिए और अपने पेरेंट कम्युनिटी के लिए हम जानेंगे कि हम क्या नया ऐसा सीखे जिससे हम आगे बढ़ सकें। ये डिबेट या ये डिबेट तो मैं इसे नहीं कहूंगा, ये वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा और फिर आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा कि हमने जो सर को इन्विटेशन दिया वो सर ने एक्सेप्ट किया, वो क्यों महत्वपूर्ण है। कितनी गरीबी बढ़ रही है साहब, कितनी गरीबी बढ़ रही है साहब, लोग मकान पर मकान बनाए जा रहे हैं पर घर कोई नहीं बना पा रहा। आज एक ऐसा समय पूरी दुनिया के सामने जब विचारों के मामले में हम कंगाल होते जा रहे हैं। और दिखाओ की संस्कृति है। आप टेक्नोलॉजी से लेके, कपड़ों से लेकर, जूतों से लेके हर चीज में हम आगे हैं, हम ही मतलब पूरा दुनिया आगे है। लेकिन विचार एक ऐसी चीज है जिसमें हम धीरे धीरे कंगाल पूरी दुनिया हो रही है। इस चीज को सही रास्ता से भारत दिखा सकता है और वहां पे जरूरत पड़ती है सर जैसे लोगों की। तो डॉक्टर विक्रम सिंह सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बस आपने हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इट मींस अ लॉट टू अस। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि आपको कब लगा कि एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए या पुलिस में जाना चाहिए? वैभव जी धन्यवाद, नमस्कार कि आपने अवसर दिया, अपने एक उम्दा मंच पे आने का अवसर दिया। और आईपीएस बनना मेरे युग में, मैं बात कर रहा हूं 1974 के आसपास की, बिल्कुल, तो तब आपसे यह कहा जाता था कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, और उसके बाद अपनी प्रतिभा के अनुसार, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था। लेकिन आईपीएस पे आने से पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तब ये नियम था कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होता था उसको एक अवसर मिल जाता था पढ़ाने का, तब डेमोन्स्ट्रेटर कहते थे, तनख्वाह भी उसकी वही होती थी जो कि आईएएस आईपीएस की होती थी। मैं संतुष्ट था क्योंकि सब कुछ कोई बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था। 400 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, और चूंकि कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, किसी तरह की कोई बुरी आदत नहीं थी, वो बहुत था। लेकिन माता पिता का अनुरोध और ये कि एक बार कंपटीशन में तुम एक प्रयास करो, ये जरूरी नहीं कि तुम उसमें क्वालिफाई करो, लेकिन एक प्रयास करो। बिल्कुल। तो उनके आदेशानुसार तैयारी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, केवल 3 महीने तैयारी थी, लेकिन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी हुआ, प्रभु की कृपा, उनके आशीर्वाद से सभी में उत्तीर्ण हुआ। और सभी में उत्तीर्ण हुआ तो ये एक निर्णय बड़ा कठिन था कि किसमें जाए। तो माता पिता का ये हालांकि उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं था, उन्होंने यही कहा कि तुमको जो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप जो ठीक लगे, तो आईपीएस का चयन हुआ, आईपीएस में आ गया, यूपी का ऑर्डर मिल गया, और उन्हीं के आशीर्वाद से पुलिस महानिदेशक के पद तक भी गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा आपने बताया कि उस समय की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उस तरह का कोई दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी हमें अंदर से लोगों को ये पता होता था कि कैसे उनको अपना जीवन एक सर्टेन डिसिप्लिन से जीना है। तो दूसरा सवाल भी मेरा इसी से कुछ रिलेटेड है। अगर मैं आज की बात करूं, अगर आज किसी को एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर बनने का किसी का सपना है, या किसी का सपना है डिफेंस में जाने का, तो उन लोगों में ऐसी कौन सी आदतें या ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिनको देख के आप कहेंगे कि हाँ, ये जीवन में कुछ अच्छा करेगा? सबसे पहले वैभव जी, अनुशासन, व्यक्तिगत,
मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। कि ठीक है, हम शारीरिक रूप से तो बहुत अनुशासित हैं, जिम जाके 2 घंटा वर्कआउट करते हैं, लेकिन स्वाध्याय के बारे में हमने कोई विचार नहीं किया। ये दोनों तो एक समग्र जो व्यक्तित्व होता है कि आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, ईक्यू के साथ साथ एसक्यू, ये तमाम चीजों का जब समावेश होता है तब एक अच्छा अधिकारी बनता है। वरना आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब पे जाएं, तमाम ऐसे लोग हैं जो दबंग सिंघम की तरह वर्दी पहन करके अटखेलियां खेल रहे हैं, जो कि मालूम ये पड़ता है कि मोर में और उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये चीज औचित्यपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहला टिकट होता है अनुशासन, शारीरिक, बौद्धिक, और एक पहला जो बेसिक क्वालिफिकेशन है एक डिफेंस ऑफिसर होने का, आईपीएस अफसर होने का, या एक कुशल विद्यार्थी का, लाइफ लॉन्ग लर्नर का एक टिकट, आजीवनम ज्ञानवर्धनम। ये नहीं कि आज मैं 72 साल का हूं तो मैं ये समझूं, आपके मेरे पीछे पुस्तकें दिख रही होंगी, स्वाध्याय 3 घंटे प्रतिदिन। हो सकता है कि भोजन अवकाश न मिले, लेकिन स्वाध्याय के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्नर, ये दूसरा टिकट। तीसरा टिकट कि देश सेवा, समाज सेवा का अहोभाग्य मान के चले। यह गरीब जनता और ये महान देश अगर अवसर देता है तो अवश्य आपके पूर्वजन्म के पुण्य है, माता पिता का आशीर्वाद है, वरना पेट सबका पल जाता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, पेट सबका पल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बात बिल्कुल कही जाती है कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है वही हमें दाना भी देंगे। तो पेट सबका पलता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो जीवन को उस तरह से जी पाते हैं। इसमें मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से भी यही कहता हूं कि क्या रखा है ऐसे काम में जो किसी के काम ना आ सके। ये बहुत जरूरी है कि जो हम करते हैं वो औरों के काम आए। और जो भी लोग आईपीएस का एग्जाम या आईएएस का एग्जाम देते हैं या आर्मी का एग्जाम देते हैं, उनसे हम ये भी कहते हैं कि तुम्हारी कहानी में संघर्ष जरूरी है, क्योंकि वनवास के बिना तो राम कथा भी अधूरी है। तो जब एक राम जैसे राजा जो पूरे मतलब विश्व में प्रख्यात राजा हुए, भगवान हुए, उन्हें तक संघर्षों से गुजरना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं। तो सर इसी से अब अगला सवाल आ जाता है, थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे मन में सवाल था कि मैं आपसे पूछूं कि जो एक एजुकेशनिस्ट का रोल आजकल आप प्ले कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, वो उसमें आने का मोटिवेशन कैसे आया? जनरली लोग ये सोचते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट, वो भी आपके जैसे पद से रिटायरमेंट के बाद, लोग स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह में तो फिर भी भाग लेते हैं, लेकिन इस तरह से एजुकेशनिस्ट बनते बहुत कम लोग हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। वैभव जी, सब ये प्रारब्ध है और ईश्वर की कृपा है। मैंने कुछ प्रयास नहीं किया। और एक हल्का सा संशोधन कि मैं प्रो वाइस चांसलर नहीं, मैं चांसलर हूं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। तो अगर मैं ये कह दूं कि सर्वोच्च पद पुलिस का, सर्वोच्च पद शिक्षा जगत का मुझे मेरे पुरुषार्थ से मिल गया है, मैं इतना योग्य हूं, मुझ में इतनी प्रतिभा है, तो मेरे ऐसे प्रतिभावान और मेरे ऐसे सुयोग्य सड़क के बाहर ठेला लगा करके गन्ने का रस भी बेचते हैं। इसलिए कोई अहंकार ना आए। आपने पुरुषार्थ किया, ये अच्छी बात है, लेकिन बिना माता पिता के आशीर्वाद के, बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के और बिना आपके संस्कारों के जीवन में उपलब्धियां नगण्य ही रहती हैं। मैंने ऐसे कितने प्रतिभाशाली लोग देखे जिन्होंने माता पिता का आशीर्वाद लेने से च्युत हो गए और जीवन समाप्त हो गया, प्रतिभाएं समाप्त हो गई और कुछ तथाकथित प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ये मेरी प्रतिभा है, मेरी योग्यता है कि मैं जहां हूं। अहंकार प्रभु का भोजन है। बहरहाल आज मैं आपको बता दूं कि मैंने कहीं किसी जाने की जरूरत नहीं कि जिस दिन रिटायर हुआ, इस विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल ने आके स्वयं किया कि आप अगर इस पद की शोभा बढ़ाए वाइस चांसलर की। मैं बहुत संतुष्ट था। मुझे किसी चीज की कोई अपेक्षा, किसी से कुछ प्राप्त करना है, आपकी अवस्था में तब भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने आके जब आग्रह किया तो मैंने उनसे ये भी कहा, देखिए जाने का मन तो था नहीं, मैं ना भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा ठीक है, एक तरीका अपनाते, एक ऐसी तनख्वाह बता दें जो ना ये देंगे और ये अपने आप ही एक खूबसूरत मोड़ पे आकर के खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं इस योग्य हूं। मैं 7 लाख रुपए महीने, 84 लाख रुपए साल आपसे लूंगा। अगर आप सहमत हो तो मुझको आप कल तक बता दें। उन्होंने कहा कल तक क्यों, हम आपको अभी बताते हैं, हमें स्वीकार्य है, और भी कोई अगर आदेश हो तो बताइए। अब मेरी समझ में बात आई कि ये तो कहाँ रॉन्ग नंबर डायल हो गया, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बहरहाल नैतिकता के कारण मैंने कहा कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ भी नहीं हुआ है। आप जो भी मुझे तनख्वाह देंगे वो मैंने कल्पना शक्ति की उड़ान के आधार पर प्रस्तुत किया है, इसलिए मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है कोई तनख्वाह लेने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जो किसी वाइस चांसलर को किसी भी जेएनयू में कहीं मिलती है आप वो लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। आपको जान करके
खुशी होगी कि आज मुझे 12 साल हो रहा, मैंने एक पैसा तनख्वाह यूनिवर्सिटी से नहीं ली है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं। जो सरकार मुझे पेंशन देती है मेरे लिए वही पर्याप्त है, वो भी खर्च नहीं होती। और मैं बच्चों को बताऊंगा, अगर सादा जीवन उच्च विचार है, कोई अन्य कोई अच्छी आदतें नहीं है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, शौकीनी की, किसी से कम नहीं खाता हूं, किसी से कम पहनता नहीं हूं, किसी से कम मेरी लाइफस्टाइल नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ है उससे भी 19 नहीं पढ़ूंगा, 21 ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अंतर तृप्त हूं। और उस पेंशन में न सिर्फ मैं खर्च करता हूं बल्कि उससे बच भी जाता है, उसमें बच भी जाता है, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वो फ्लैट नहीं है, वो घर है। वहां भावनाओं की कदर की जाती है, वहां दूसरों का सम्मान किया जाता है। खाना मैंने खाया तो वो खाना रहता है, लेकिन दूसरे को खिला दिया तो वो प्रसाद हो जाता है। और प्रभु ने ये मौका दिया है कि तो आप ये देख लीजिए कि मैंने एक पैसा नहीं लिया। आज इतने वर्षों में 8 PhDs मैं निकाल चुका हूं, मैनेजमेंट में, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में और इकोलॉजी में। और इतना बड़ा संतोष, क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक मैंने कभी छोड़ा नहीं। जब मैंने आपको पहला सूत्र दिया था, आजीवनम ज्ञान वर्धनम सिद्धिर भवति कर्मजा, जो भी काम अपने हाथ से रेगुलर करते रहते तो उसमें महारत। मुझे कुछ समय नहीं लगा कि CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, इंडियन एक्ट, रासुका, UAPA के बाद तुरंत ऐसे शिक्षा जगत में, और यहां पर आकर के जहां की पुलिस टाइम में जब जिस वक्त SSP, DIG, IG जाता है तो कर्फ्यू का वातावरण हो जाता है। आज शिक्षा जगत में आकर के बच्चा तुरंत आकर के बैठा है कि आप मेरे पापा की तरह, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे पैसे चाहिए। उनका आपको मुझे 3 घंटे शाम को देने हैं, क्योंकि मुझे ये चीजें समझनी है आपसे। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक रोल चेंज होता है। लेकिन अगर आपके IQ और SQ और EQ दोनों है, आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपका हृदय दफ्तर का दरवाजा और आपके हृदय के दरवाजे सबके लिए सदैव खुले हुए हैं। और इसी की मिसाल सर ने कल पेश करी, जब मैंने जब मैंने देखा, एक पहली डिबेट में मैं सर के साथ बैठा था और सर ने किस तरह से मुझे मोटिवेट करने के लिए ट्वीट भी किया, और उसके बाद हमारे निमंत्रण पे सर आए, तो मुझे वाकई ये लग गया कि जो सर टीवी पे जैसा कहते हैं वैसा ही जीवन सर वाकई जीते, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैं यहाँ पे अपने पेरेंट कम्युनिटी के लिए बात करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने कई सारी ऐसी बातें अभी तक करी जो वाकई संसार से नहीं, संस्कार से जुड़ी हैं। तो हम अपने पेरेंट्स को कई बार कहते हैं कि पैसे जिनके लिए कमा रहे हो, दिन रात जिनके लिए खपा रहे हो, 2 बातें तुम्हारी सुने, क्या ऐसा उनको बना रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये लिंक सर मिस हो जा रहा है। पेरेंटिंग में आपको क्या लगता है, कहां पे वो एरर हो जा रही है, कहां पे वो मिस्टेक हो रही है, जिस वजह से पुरानी पेरेंटिंग से आज की पेरेंटिंग थोड़ी सी फर्क है और थोड़ा कमी रह जा रही है? बहुत सुंदर प्रश्न वैभव जी। मैं अपना शेयर करना चाहूंगा अनुभव। मैंने परमात्मा को नहीं देखा है, मैंने परमात्मा को नहीं देखा है। मेरे परमात्मा मेरे माता पिता है। शक्ति में कोई कमी नहीं, शक्ति में कोई कमी नहीं। जब 17 साल का हुआ तो माताजी ने बुला के कहा कि ये तुमसे कुछ जरूरी बातें करती है। अच्छा। पिताजी ज्यादा वार्तालाप नहीं होता था। उनका कि बेटा ये शरीफों का घर है, शाम के 6 बजे के बाद शरीफों के लड़के घर से बाहर नहीं रहते हैं, और अगर रहते हैं तो माता पिता को जानने का अधिकार है कहाँ है, किसके साथ है और क्यों है। दूसरे, जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, हम समझ लेंगे एक पुत्र नहीं हुआ। और अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी या किसी अपराध में संलिप्त होना तो घर लौट के मत आना, हम समझेंगे एक पुत्र नहीं हुआ। और एक 3 उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दिखा दिया था, ये 3 लाइन का इश्तेहार अखबारों में आ जाएगा। विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडे सिंह की सोहबत बिगड़ चुकी है, उससे हम अपने को बेदखल करते हैं और हमारी उसको किसी प्रकार की परिवार से किसी विरासत का कोई अधिकार नहीं रहेगा। हाँ बेटा बताओ किसी तरह का कोई शक? उनका नहीं माता जी, कोई शक नहीं। उनका तब तुम जा सकते हो, लेकिन इस चीज में कोई मिलावट नहीं होगी। लेकिन पढ़ाई लिखाई में अगर मुझे चाहिए कि फोटोसिंथेसिस बाय रॉबर्ट एम डेवलिन न्यूयॉर्क की हमें चाहिए किताब, एन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो, कोई रिश्तेदार आ रहा हो, वो पुस्तक मेरे पास जल्द से जल्द आ जाती थी। कोई मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए, कोई उपकरण चाहिए, वो तुरंत आ जाता था। मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। अमेरिका में दाखिला हुआ तो पिताजी ने सबसे लंबे 3 सेंटेंस कहे कि तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, उनका तुम अमेरिका जरूर जाओगे, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम अपनी खेत जमीन बेचेंगे, तुम्हारी माँ की ज्वेलरी बेचेंगे, जरूरत होगी तो अपनी किडनी भी बेच देंगे। तो अगर वो मेरे भगवान नहीं है तो मेरे भगवान कौन होंगे? आज हम समझते हैं कि बेटे को आईफोन दे दिया,
बेटे को गोवा भेज दिया, तो पेरेंटहुड की कमी हमने पूरी कर दी ना। वो बहुत एक छोटा भाग है। पेरेंटहुड आईफोन से ही नहीं शुरू होता। आईफोन मत दीजिए, आप सिर्फ समय दे दीजिए, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा समय दे दीजिए, स्थान दे दीजिए, उसका हालचाल ले लीजिए। ये अगर आपने कर दिया तो मैं पेरेंटहुड के ऊपर किताब देख रहा था, भारत की एक लेखिका ने लिखी थी जी सर, और उसमें लिखा था कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको ये प्रशिक्षण दीजिए कि आपके कमरे में आने से पहले खटखटा दे। मैंने ऐसा अपभ्रंश पेरेंटहुड का कभी न सुना, और भगवान करे कि ये न हो, मैं गलत हो। बड़ा बहुत बहुत दिन बाद सर इस तरह का इंटरेक्शन मैं भी देख रहा हूँ सर। बिल्कुल सर। तो माता पिता का दरवाजा क्या है? हमने तो माता पिता का दरवाजा आज तक कभी बंद देखा ही नहीं, और हमारी जनरेशन की किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। 24 घंटे 24/7 ये दरवाजा खुला ही तुम्हारे लिए, प्रतीक्षा होती है। दरवाजा बंद क्यों? किसके लिए बंद होगा? क्यों बंद होगा? आईफोन से और गोवा भेजने से ही हमारे पेरेंटहुड के कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती है। एक बार भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं, एक दफा उपभोक्तावाद से थोड़ा ऊपर उठ जाएं, जहां उपभोक्तावाद समाप्त होता है वहीं से पितृत्व मातृत्व का शुभारंभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये काफी इमोशनल कनेक्ट के साथ आपने बात बोला, और अगर यही भाव, कहते हैं ना, जहां भाव होता है वहां अभाव नहीं होता। अगर ये भाव लोगों में भी आ जाए, पेरेंट्स में भी आ जाए, तो वो भाव ट्रैवल होगा और अगली जनरेशन तक भी वो पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ करना नहीं चाहते, बस यही है कि आजकल डिस्ट्रैक्ट करने को इतना कुछ है, टू मच ऑफ मतलब एनीथिंग बैड कहते हैं जिसको ना, अति से इति, वो हो गया है सर, और उससे ही ये दिक्कत आई है। सर अगला सवाल भी इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। आपने स्वाध्याय की बात करी, आपने पढ़ने की बात करी, अगर कुछ अच्छे ऑथर्स के बारे में आप बता सकें जिनको युवा लोग खासकर पढ़ें तो उनके लिए अच्छा होगा, कुछ कोई अच्छी किताब अगर इस तरह का कुछ एग्जाम्पल दे सकें। पहली किताब मुझे, वैसे तो मैं पढ़ता था, अपने हमारे युग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था इनेड ब्लाइटन की किताबें, उसके बाद जेम्स हैडली चेस, अर्ल स्टैनली गार्डनर। तो मेरे पिताजी ने देखा कि लड़का कुछ जो है उसका गियर बदल रहा है, पाश्चात्य जगत की ओर जा रहा है। पिताजी ने एक बहुत छोटी पुस्तक में दिखाता, राजयोग स्वामी विवेकानंद, छोटी सी पुस्तक है। उनके बेटा इसको अगर तुम पढ़ लो। हमने कहा पापा कहाँ टाइम वेस्ट करा रहे हो हमारा। हमारे घर में 4 पत्रिकाएं आती थी, रीडर्स डाइजेस्ट, तब चलती थी नवनीत, तीसरी थी कादम्बिनी, चौथी थी कल्याण। ये ऐसा नहीं था कि कोई भी पुस्तक आ जाए, कोई भी पत्रिका आ जाए ना, वो पहले सेंसर होती थी, और जो मैगजीन और पुस्तक ऐसी होती थी जो नहीं पढ़ने को, तो पिताजी माताजी वहीं पढ़ के बाहर देते थे। और खबरदार जो घर में किताबें आई तो कोई पिक्चर आई उनका हमको देखना है, तो उनका पहले माता भी जाके सेंसर करते थे, रीसेंसर, अगर इस योग्य होती थी चलो हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। छूट हर चीज की थी, लेकिन उदंडता उच्चृंखता की कोई छूट नहीं थी, ये वो नहीं था। अब जो पुस्तकें थी, मैंने ये पढ़ा तो जीवन रूपांतरित हो गया। मैंने बताया कि मैंने बहुत पढ़ा है, और इसके अलावा पीजी वुडहाउस भी पढ़ा है, शेक्सपियर भी पढ़ा है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर युवा साथी मुझसे चाहेंगे तो मैं सबसे पहले कहूंगा स्वामी विवेकानंद, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी। उसके बाद 20 साल मैंने कुछ और नहीं पढ़ा, केवल स्वामी विवेकानंद। एंड वचनामृत रामकृष्ण परमहंस का, जो आध्यात्मिक की जिनकी रुचि हो वो इसको और पढ़ सकते हैं। द गॉस्पेल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी रामतीर्थ, ये 3 जिनको आध्यात्मिक में है। लेकिन थोड़ा अगर दर्शन में है तो वॉल्ट विटमन, हेनरी डेविड थोरो, और इस तरीके की फिलॉसफी पे अगर आपको पढ़ना है। दूसरा भगवत गीता, भगवत गीता की जो कमेंट्री है, जो उसके ऊपर टीका है, वैसे तो शंकराचार्य की टीका भी है, परमहंस योगानंद की भी है जिनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है। बिल्कुल, उन्होंने भी कमेंट्री भगवत गीता की 2 वॉल्यूम में लिखी है, बहुत ही दिव्य कमेंट्री है। और इसके अलावा अगर आप धर्म के अलावा कहेंगे, इसके अलावा कुछ बात कर लीजिए, दर्शन शास्त्र के अलावा रॉबिन शर्मा अच्छा लिखते हैं, रॉबिन शर्मा अच्छा लिखते हैं। द 5 AM क्लब, मैं चाहूंगा युवा साथी इसको जरूर पढ़ लें, फॉलो करें, और 5 AM क्लब के अनुसार आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व, आपका क्षितिज, आपकी अचीवमेंट्स, हर चीज में रूपांतरण हो जाएगा। अगर आप जिस दिन आप 5 बजे उठने लगेंगे, आप मत उठिए 4 बजे, मत उठिए 4। हम लोग तो कंपलसरी था, गर्मी जाड़ा बरसात 4 बजे उठना, मत उठिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना, तब नहीं था 10 बजे
डिनर 8 बजे, 10 बजे लाइट्स आउट, और 4 बजे गर्मी जाड़ा बरसात बिना किसी अपवाद के उठना ही उठना है। सर, तो सर आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि किस तरह से क्या हम पढ़ते हैं वो भी, उसमें भी माँ बाप रोल प्ले करते थे। आपने वेस्टर्न और इंडियन लिटरेचर को थोड़ा सा मैच करके हमें बताया और नाम बताए। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ये मैंने कहीं एक दिन विचार आया था कि शेक्सपियर कहते हैं कि द वर्ल्ड इज मेयरली अ स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स। लेकिन हम भारतवासी ये कहते हैं कि अगर ये वर्ड स्टेज भी है, हम भी मानते हैं वर्ड स्टेज है, लेकिन हम सिर्फ मेयर प्लेयर्स नहीं, हम डायरेक्टर्स हैं। हम डायरेक्टर्स हैं अपने प्ले के, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे आगे आता है। तो इसलिए हम डायरेक्टर्स वाले रोल में भारत और ईस्ट की सभ्यता हमें बात सिखाती है। और इसीलिए जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपका जो हराइजन खुलता है वो वैसे सिर्फ बात करने से शायद कभी भी ना खुल पाए। सर अगले सवाल पे आते हैं। इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट अवार्ड्स टू जो मैंने व्याख्या करी कि मोस्ट डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर। सर ये पूरा फील कैसे होता है, इसमें अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखते हैं? जो आपने कहा ना कि हम ग्राउंडेड रहें, हमें अभिमान ना आए, ये कैसे हो पाता है सर? ये बहुत एक मुश्किल चीज होती है, खासकर युवा साथियों के लिए या यंग अचीवर्स के लिए। ये कैसे हो पाता है? वैभव जी, आपने देखा होगा कि अगर संस्कार ठीक है तो मृदुभाषी होना, सम्मान देना, अपने बारे में चर्चा न करना, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति में आदमी परिचय किस प्रकार देता, आई एम मोहनलाल बीए एंड आई हैव अ कार। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी परवरिश में जरूर कोई बहुत गंभीर चूक रह गई है, त्रुटि रह गई है, जो इस प्रकार का आपको परिचय देने की आवश्यकता है। और सत्कार, सत्कर्म और अच्छे कार्य की सुगंध दूर दूर तक जाती है। आप किसी बैठक में जाते हैं वैभव जी, तो आप देखते हैं आपको जब बोलने का अवसर आता है कि मैं ये सो एंड सो हूं, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है। मैंने कभी अपने नाम के पहले डॉक्टर नहीं लिखा। लोग समझते थे कि आप पता नहीं है भी कि नहीं, जरूरत ही नहीं समझी, क्या जरूरत है उसकी सब लिखने की, किसको दिखाना है। लोगों ने कहा कि आपको कभी कोई मेडल नहीं मिला? हमने कहा थोड़े बहुत तो मिल भी गए हैं। उनका आपको राष्ट्रपति पदक तो नहीं मिला होगा? उनके राष्ट्रपति पदक मिला है। अच्छा चलिए, वो तो मुझे 2 बार मिला है, आपको तो एक, हाँ नहीं, उन्होंने कहा मुझे 2 बार मिला है। उन्होंने कहा 2 बार। उनका आपको भी 2 बार मिला? उनका जी लीजिए 2 बार। उनका नहीं बताइए कितनी बार मिला है? उनका शौर्य पदक तो मिला है 4 बार, और अन्य पदक मिले हैं 4 बार, तो 8, और इसके अलावा 4-5 बार और मिले। मैं गिनती नहीं रखता, उससे प्रभु का प्रसाद है, और न मैं इसको कहना चाहता हूं किसी को, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं सुख और आनंद और अनुभूति, राष्ट्रपति भवन जाकर के अलंकरण लेना, वहां के जाकर के बड़े सी मेज पे बड़े से दिव्य 56 भोग का आनंद लेना, राष्ट्रपति की महोदया के साथ मैं जब गया था तो राष्ट्रपति महोदया थी, उसका दिव्य आनंद है, बहुत है। लेकिन मरणोपरांत वीर पदक परमात्मा ने दिया नहीं, वो प्रभु की इच्छा थी। बाकी सारे पदक 1-1 बार नहीं 2-2 बार मिल चुके हैं, वो ईश्वर की कृपा थी। वरना गोली 2 इंच ऊपर हो जाती तो फोटो फूल लगने में समय नहीं लगता वैभव। ये सब प्रभु, मैं तो इसको प्रभु की कृपा मानता हूं। आपके सामने वार्तालाप कर रहा हूं, एक सांस उसकी दी हुई है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब मैं बताता हूं एक चीज जो हमारे आपके हाथ में, इससे 1000 गुना ज्यादा आनंद की अगर अनुभूति आप चाहते हैं, माता पिता के पैर दबा दीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, इससे 1000 गुना ज्यादा आनंद आपको मिल जाएगा। आज अभी इसी वक्त मिल सकता है जी। शौर्य पदक तो तब मिलेगा जब आप आईपीएस में आएंगे, जब ये नागरिक भी आप देश की सेवा करेंगे तो भी मिलेगा। और मैं बड़े नमन के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, ईश्वर की और मेरे माता पिता की बड़ी कृपा कि शौर्य पदक मिले। लेकिन अनुभूति की जहां तक बात है, जब किसी बेवा की, किसी गरीब की, किसी को खाना खिलाने का अवसर प्राप्त होता है, वो भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, और हम अगर वाकई ये जो हम दोबारा उस बात पे आ रहे हैं कि अगर हम ये बात देख पाए कि जब हम दूसरों के काम आते हैं तो उस समय की जो अनुभूति होती है वो अपनी किसी अचीवमेंट की अनुभूति में नहीं होता। अगर सिर्फ इतनी सी लाइन हम पकड़ लें अभी तक के इस कन्वर्सेशन से, तो शायद बहुत कुछ बदल जाए। सर एक छोटा सा जो विचार है वो ये भी है कि जो युवा लोग हैं वो मोटिवेट कैसे हो, क्योंकि कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने, तब कुछ ही लोग होते हैं जो एक बार एग्जाम देते हैं और निकल जाते हैं, ऐसे बिरला ही कुछ लोग होते हैं। तो कई बार अगर हमें हार का सामना करना पड़े, या लगातार सक्सेस ना मिल रही हो, या लोग ना समझ रहे हो, उस समय अपने आप को कैसे हम उठाएं और दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे बॉक्सिंग हो जो कि मैंने किया है, अच्छा, या पुलिस में रहा हूं, पराजय और हार और निराशा ये निरंतर आपका पीछा करेंगे। लेकिन हिम्मते मरना मददे खुदा, आपको कभी हताश नहीं होना है।
हताशा भी हमारे यहाँ अपराध है और पाप है। हताशा किस बात की? आपका काम भगवत गीता में जैसा भगवान ने निर्देश दिया, अवसाद मुक्त होकर के अपना कर्तव्य करो, फल और परिणाम देना परमात्मा के हाथ में है। हमारे दो साइकिल के दो पहिए हैं, पहला है पुरुषार्थ, दूसरा है प्रारब्ध। आप पुरुषार्थ करते रहिए, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो धन होगा वो परिणाम होगा। नहीं है तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों को ठीक कीजिए, माता पिता की सेवा कर लीजिए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, विज्ञान के पीएचडी कराता हूं, लेकिन मैंने इसकी गणित में आज आपको बता दूं, माता पिता की सेवा कर लेंगे तो परिणाम 1000 गुना हो जाएगा। और माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो प्रतिभा जो है धरी की धरी रह जाएगी। आप अगर आईपीएस भी हो गए, आईएएस भी हो गए, अमेरिका भी चले गए, और मैं असली बातें बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर भी हो गया, 3 मकान कोठियां भी हो गई, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस भी हो गई, अंततो गत्वा वो सब जो है काल लक्ष्मी में परिणित हो जाता है और सब चीज रसातल में चली जाती है। जिसके कहा था कि महाभारत में विदुर ने दुर्योधन को कहा था, अरे मूर्ख, यमराज को दावत मत दे। जो कम बोलने वाले थे, अरे मूर्ख, यमराज को दावत मत दे। तात्पर्य माता पिता का अपमान करना कि मम्मी तुम नहीं समझोगी, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। किस बात का अहंकार है? इंग्लिश अगर बोल रहे हो 2 शब्द टूटी फूटी, वो भी रिक्शे वाली इंग्लिश, तो वो तुम्हारे माँ का प्रसाद है, वो तुम्हारे पिता का प्रसाद है। कि पिता ने अगर हड्डी जला करके तुम्हें कॉन्वेंट भेजा, माँ ने दिन भर ट्यूशन दे करके तुम्हें कॉन्वेंट भेजा, तो कोई ऐसे अहंकार की यात्रा पे न चलो कि सब चीज जो है रसातल में चली जाए। तो बिल्कुल सर। तो अब मैं आपको बताता हूं जैसे बॉक्सिंग में होता है, जीतने से अच्छा पीटने से अच्छा पिटने की आदत होनी चाहिए। जैसे हमारे बॉक्सिंग, बिफोर यू नो हाउ टू बीट, लर्न टू टेक अ बीटिंग फर्स्ट। Yes. Learn to see your bloody nose. Learn to see your own blood trickling out of your nose and your mouth. Right. The day you realize that your blood will make you and energize you, you have become a winner then and there. लेकिन पहली नाक से जो खून निकला और आप बेहोश अचेत हो गए, आप बॉक्सिंग के लिए बने नहीं है, आप युद्ध के लिए बने नहीं है, संघर्ष के बलो नहीं है। Though my head be bleeding, it will be unbound. यस बिल्कुल सर। इसी को अगर मुझे एक कविता याद आ गई जो मैंने पढ़ी और बहुत फेमस भी है। कहते हैं, मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो कभी कभी उस छोटी सी चिंगारी से हम डरते हैं, और हमने देखा कि चाहे वो कोविड जैसी बड़ी चिंगारी भी हो, लेकिन जो लोग पूरे पुरुषार्थ के साथ लगे रहे, उनके बिजनेसेस हो, उनके अपने काम हो या उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सब चीजों में फिर से सुबह हुई। माना चारों दिशाओं में घंघोर अंधेरा था, लेकिन यही तो सुबह होने वाली थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण था, क्योंकि जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है उसके बाद सुबह होती है, और वैसा ही हुआ। सर, अब मैं आप थोड़ा सा आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा, क्योंकि आपका समय बहुत प्रीशियस है, और वो सवाल ये कि एज अ कंट्री इंडिया सर, हम लोग अगले 10 साल में, अगले 20 साल का क्या एम बनाएं, और किस तरफ अगर हम पूरे मनोयोग से जुड़ जाएं तो शायद दुनिया का भी कुछ भला हो। मैं आपको दोबारा स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में ले जाना चाहूंगा। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ योर अनवर्दी एंड हम्बल सर्वेंट्स। मुझे गौरव है कि मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। इस भारत मां ने हमें सदियों सदियों तक, पुश्तों पुश्तों तक बहुत दिया है। अब समय आ गया कि भारत मां का, उसकी सेवा में तन मन धन सब न्यौछावर करें, जाति पात से ऊपर उठें, और जो हमारे समाज में विकृतियां आ गई हैं वो सुनिश्चित करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें केवल 1000 शेर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 1000 शेर चाहिए। लेकिन शेर की परिभाषा क्या है? आज जब मैं युवा विद्यार्थियों को देखता हूं, जब वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, जब मैं देखता हूं, ये परिकल्पना स्वामी जी की, हमारी आपकी नहीं है। हमारा विद्यार्थी निर्भीक होकर चलता है, जैसे सिंह वन में चलता है। ऐसा नहीं कि मुर्गा जब कटने पे जाता है तो जैसे जा रहा है तो उसकी भाव भंगिमा वैसी हो जैसे मुर्गा कटने जा रहा है। वो एक योद्धा की तरह होता है, एक शेर की तरह होता है, और शेर की गर्जना के साथ कि मां के श्री चरणों में या देश के लिए मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो शुद्ध रक्त चाहिए, शराब से विषाक्त नहीं होना चाहिए, उल्टी सीधी प्रेम संबंध वाले रक्त नहीं चाहिए, जिसका प्रेम देश से हो, जिसका प्रेम स्वाभिमान से हो, जिसका प्रेम सेवा में हो। स्वामी जी के दूसरा वाक्य, दोज हु आर नॉट योगीज आर स्लेव्स। जो योगी नहीं वो गुलाम है। क्यों भाई?
14 तारीख को एक और महापर्व आ रहा है। हाँ। 14 तारीख को एक और महापर्व। किसी ने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप तो विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड्स होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। बिल्कुल। आपका जो इस वक्त समय है वही सबसे बड़ा प्रेम और वैलेंटाइन है। विद्यार्थियों, स्वाध्याय से ऊपर कोई प्रेम नहीं, बाकी सब प्रेम छोटे हैं। वाह वाह। पति, अगर आप सदगृहस्थ हैं तो आपकी पत्नी, आपके संस्कार, आपकी संतान सबसे पहला प्रेम है। पुलिस में है, फौज में है, तो देश सबसे ऊपर है। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ अ कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द मेन whom you command come next. Your personal safety, honor and welfare come last, always and every time. बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने बहुत ही मोटिवेटिंग सेशन रहा ये सर। मतलब मेरे लिए भी एज अ होस्ट इतना डिफिकल्ट था इमोशंस को रोक पाना, और वाकई आपने जो बातें करी, ये बातें सुनने को कम मिलती है। इसीलिए मैंने कहा जो हमारी वैचारिक जो हमारी अमीरी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता, और सिर्फ भारत ही विश्व को सही रास्ता दिखा सकता है। मैं एक थोड़े से पुराने गाने की तरफ जाऊंगा और इसको खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये लाइंस मेरी बहुत फेवरेट है। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और सूरज की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां है जहां पहले जन्मी है, पहले जन्मी जहां पे कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। और अंत की लाइनें और ज्यादा अच्छी हैं, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़े, आगे बढ़े और फूले फले। यानी कि हम भारतीय चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, लेकिन जब विश्व गुरु सामने से विश्व को सिखाएगा तो विश्व में कभी भी देश जीतने की होड़ नहीं होगी, ज्ञान बढ़ाने की होड़ होगी। सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। स्वनाम धनी वैभव जी, विचार और चिंतन के वैभव के धनी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपके मार्ग को सदैव प्रशस्त करे और योग के और भारतीय के ज्ञान और विज्ञान से आप मृत्युंजय बने। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर।